आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल टन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की बात करने वाले हैं क्लास 10th का इतिहास का जो है आपका चैप्टर नंबर 1 यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी आपका बनता है इस चैप्टर से सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में जो है आपको करने का प्रयास हम लोग करेंगे, ठीक है। तो और इससे पहले हमने जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी थे इस चैप्टर से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हमने कवर किया था, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कवर किया था, ये सब क्वेश्चन, ठीक है। टोटल हमने जो है 47 क्वेश्चन, ये हो गया 47 क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। 47 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमने ये वेटिकन सिटी के राजमहल यानी यूनान का, यानी कि कुछ हम लोग जो है महत्वपूर्ण पॉइंट भी के रूप में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए थे, ठीक है। अब हम लोग जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका नहीं देखा है तो उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को तो आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को देखते हैं, एक बार पहले वीडियो को सही से देखिए और दूसरी बार जो है आपको स्पीड में बढ़ा करके आपको वीडियो को वॉच करना है, आपको इजली तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, और याद भी हो जाएगा आपको क्लास में। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है, क्या है? और भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, राष्ट्रवाद कहलाते हैं। किसी एक भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले जो लोग हैं ना, उसमें एकता का अगर वाहक बन रहा है तो राष्ट्रवाद कहलाएगा। मतलब समझ रहे हैं? अगर देखिए आप में अगर मान लीजिए कि देश के हित के बारे में अगर आप सोच रहे हैं ना, मतलब कि आप में राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है। वही चीज़ बोल रहा है कि ऐसी एक भावना, राष्ट्रवाद क्या है? भावना है, क्या है? भावना है, ठीक है। वही बोल रहा है ऐसी भावना जो भौगोलिक यानी देश के भौगोलिक विकास, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवेश में जो रहने वाले लोग हैं ना, वो अगर एकता का वाहक बनाए, चाहे भौगोलिक रूप से एकता का वाहक बने, सांस्कृतिक रूप से बने या सामाजिक रूप से अगर एकता का वाहक बनाने का काम कर रहा है, मतलब कि वहाँ राष्ट्रवाद पनप रहा है, ठीक है। राष्ट्रवाद कैसी भावना है जो किसी भौगोलिक या सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे राष्ट्रवाद अगर पूछा है तो बताइएगा ऐसी भावना जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं या राष्ट्रवाद वह कहलाता है। अपने देश के प्रति लगाव या प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं? या में हम लिखे दिए आपको समझाने के लिए कि अपने देश के प्रति अगर आपको लगाव है ना, जो प्रेम की भावना है आपका देश के प्रति, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अगर ये तो आपको समझाने के लिए बता दिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, है ना। ये आपको समझाने के लिए हम बता दिए, इसे आप मतलब समझने के तौर पे आप कर सकते हैं, या फिर इसको भी अगर आप लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, है ना। तो अपने देश के प्रति लगाव, प्रेम की भावना जो होती है उसी को हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इतिहास क्या है ना। भाई इतिहास पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट है तो पता होना चाहिए इतिहास क्या है। देखिए जो बीती हुई घटनाओं का अध्ययन जिसमें हम लोग करते हैं ना, बीती हुई बीती हुई घटनाओं का जो अध्ययन कराता है उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक है। बीती हुई घटनाओं का अध्ययन जिसमें करते हैं उसे इतिहास कहा जाता है। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मैटरनिक युग क्या है? मैटरनिक युग बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या है मैटरनिक? थोड़ा सा बारे में उसके जान लेते हैं। मैटरनिक जो ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक थे, जो निरंकुश शासक और घोर विरोधी था। जो निरंकुश शासक और घोर विरोधी था। क्वेश्चन पूछेगा मैटरनिक युग क्या है तो आपको बताना है ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक, जो कि ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मैटरनिक थे, जो निरंकुश शासक और घोर विरोधी थे। अर्थात 1815 से 1848 तक मैटरनिक द्वारा चलाया गया शासनकाल को ही मैटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि 1815 से लेकर के 1848 तक जो ऑस्ट्रिया में जो मैटरनिक का शासन चला, वही शासनकाल मैटरनिक युग कहलाता है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी? जर्मनी में जो एकीकरण हुआ था उसकी क्या बाधाएं थी? देखिए जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी। मतलब जर्मनी की एकीकरण होते वक्त, जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उसके दौरान क्या क्या जर्मनी को पर प्रॉब्लम या फिर क्या 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 बोलते हैं समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तो देखिए जर्मनी की बाधाएं जो एकीकरण में थी वो थी सबसे बड़ी कि जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था। 300 एकदम छोटे छोटे बड़े बड़े एकदम राज्यों में, टुकड़ों में बटा हुआ था पूरे जर्मनी। अलग अलग सोच थी सभी टुकड़ों की, जो है सभी क्षेत्रों की अलग अलग सोच थी जर्मनी की, ठीक है। धार्मिक जातीय रूप से अलग थे, वो धार्मिक जातीय रूप से अलग थे। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, सही बात है।
क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, जर्मनी के एकीकरण में कौन सबसे बड़ी बाधा के रूप में आया था, याद रखिएगा ऑस्ट्रिया। अगला है राष्ट्रवाद की भावना का, क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की भावना का वहां पे क्या था, अभाव था। पांचवा है राष्ट्रवाद की भावना का अभाव, ठीक है। तो जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, चौथा नंबर क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, जर्मनी के एकीकरण की निम्न बाधाएं थी क्या, तो जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बटा था। अगला अलग अलग सोच थी सभी राज्यों की, धार्मिक व जातीय रूप से वो अलग अलग थे। चौथा हो गया ऑस्ट्रिया सबसे बड़ी बाधा थी, और पांचवा हो गया राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। लेकिन यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में पूछे ना तो आपको बस कहानी अगर आप नहीं सुने तो दिक्कत है आपके लिए, लेकिन आप कहानी अगर सुन लिए, चैप्टर पढ़ लिए ना, तो आपको बस इसी लाइन का, इसी टॉपिक का जो बस डिफाइन कर देना हो गया। अब यहाँ से आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप नोट्स सही से बना सकें, ठीक है। चलिए, और ये देखिए, ये जितना भी क्वेश्चन है ना, बहुत ही इजली तरीके से हमने सटीक तौर पे इसका आंसर फिक्स किया है। ये नहीं कि अब आपको अगर आप किताब में देखेंगे ना, बड़ा बड़ा आंसर है ये सब का चीज़ का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोप के राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका यानी योगदान क्या था। यूरोप के राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका यानी योगदान क्या है। यूरोप के राष्ट्रवाद में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या भूमिका था। यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। क्या रही है भाई, नेपोलियन संहिता इन्होंने लागू किया था। नेपोलियन संहिता लागू कर नई राजनीतिक रूपरेखाएं प्रदान की, मतलब राजनीति व्यवस्था को जो है नई रूपरेखा इन्होंने प्रदान की थी। किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने। किस चीज को लागू करके, तो नेपोलियन संहिता को लागू करके, ठीक है। दूसरा है नेपोलियन की यूरोपीय प्रभुत्व के कारण इसके विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति यानी राष्ट्रवाद का मार्ग जगा। मतलब नेपोलियन की जो यूरोपीय प्रभुत्व के कारण था, मतलब यूरोपों पे पूरे यूरोप पर जो प्रभाव था नेपोलियन का, इसके कारण से इसके विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति यानी राष्ट्रवाद का मार्ग जगा, इसी के कारण से, ठीक है, नेपोलियन के कारण से ही। अगला क्वेश्चन है अपना, इसके विरुद्ध है ना, प्रभुत्व के कारण, मतलब नेपोलियन का जो वहाँ पे प्रभुत्व हो गया था, और उसके विरोध के लिए यूरोप में देशभक्ति की भावना यानी राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, ठीक है। अगला तीसरा है, इनके अच्छे व बुरे कर्म से भी यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। मतलब इनका जो अच्छा काम था उससे भी राष्ट्रवाद का तो विकास हुआ, लेकिन इनके जो बुरे कर्म थे, यानी बुरे कर्म मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि वो जो प्रभुत्व इन्होंने कायम किया था, जो इन्होंने तानाशाही नीति अपनाई, उससे भी जो है लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि नेपोलियन बोनापार्ट की भूमिका क्या थी यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 1830 की। हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो में, जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन निकलेगा ना, सभी शॉर्ट क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अगला 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। 1830 की जो जुलाई क्रांति हुई थी उसका फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा था। 1830 की जो जुलाई क्रांति हुई थी उससे फ्रांस में निरंकुश राजशाही स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र चलने लगा था। मतलब 1830 की जुलाई क्रांति के बाद जो है फ्रांस में निरंकुश राजशाही हटा करके, यानी निरंकुश राजशाही जो व्यवस्था थी उसको हटा करके राजतंत्र ही था, राजशाही था लेकिन संवैधानिक राजशाही था, संवैधानिक राजतंत्र चलने लगा था। और इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को पुनर्जीवित किया था। इस क्रांति ने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों को क्या किया था, पुनर्जीवित, यानी उनका जो फ्रांसीसियों का जो क्या बोलते हैं यार, क्रांति थी, उनको जो है जो उनका सिद्धांत था उनको इन्होंने पुनर्जीवित कर दिया था इस फ्रांसीसी क्रांति ने, जो 1830 की जुलाई क्रांति थी। एवं फ्रांस में उदारवादी मध्यम वर्ग का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया था, ठीक है। बहुत हमने सटीक तौर पे आपको लिख दिया है, ठीक है। इससे सटीक आंसर आपको शायद ही कहीं मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी ना, क्यों हुई थी, क्या कारण था। देखिए 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना था। कहानी के तौर पे समझिएगा, 1830 की क्रांति के बाद लुई फिलिप फ्रांस का राजा बना। उन्होंने 1840 में गीजो को वहां का प्रधानमंत्री बनाया, जो एकदम बहुत ही कट्टर प्रतिक्रियावादी के साथ साथ सुधारों कार्य के विरुद्ध था। मतलब सुधार के कार्य के विरुद्ध था। ये कौन, गीजो, जो कि वहां का प्रधानमंत्री इसको बनाया था, है ना। गीजो को वहां का प्रधानमंत्री, कहाँ का भाई, फ्रांस का, ठीक है। और ये बहुत ही कट्टर था, साथ साथ ये सुधार कार्य के विरुद्ध था कि भाई ये चाहता था कि किसी भी तरह से कोई सुधार नहीं होना चाहिए, जैसी स्थिति है वैसी ही स्थिति बने रहना चाहिए, जिस कारण देश में गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी जैसी स्थिति आ गई। अब तो जाहिर सी बात है भाई, जब कोई सुधारों का मतलब सुधार के विरुद्ध है तो गरीबी बेरोजगारी तो आना तय है एकदम। और इससे जो है जनता अपनी पूर्ति के लिए सड़क पर उतर आए थे, जनता अपनी पूर्ति के लिए कि भाई रोजगार दिया जाए, भूखमरी की स्थिति आ गई है, ऐसी गरीबी की स्थिति को खत्म किया जाए। लेकिन जनता सब सड़क पे उतर आया फाइनली, और इसे दबाने के लिए निहत्थे जनता पर उसने गोली चलवा दी।
जिससे अनेक लोग मारे गए। अर्थात गीजों की दमनकारी नीति अपनाए जाने के कारण, जो गीजों ने यह दमनकारी नीति अपनाया था, पतन करने की जो नीति अपनाया था जनता को, 1848 की फ्रांसीसी क्रांति उससे आरंभ हो गई। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगला देखिए, यहाँ से क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव में बनता है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। याद रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था चार्टिस्ट आंदोलन? इंग्लैंड में। ये ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, याद रखिएगा, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है, अर्नस्ट अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया था? अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया था? अंसर्ट रेनन। ठीक है, फ्रांसीसी दार्शनिक था, फ्रांस के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था अंसर्ट रेनन। अब देखिए इनकी भूमिका क्या है। अंसर्ट रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की व्याख्या की थी। मतलब राष्ट्रवाद की व्याख्या किसने की थी? अंसर्ट रेनन ने। जो कौन थे? तो फ्रांसीसी एक दार्शनिक थे। कब किया था राष्ट्रवाद की व्याख्या? 19वीं शताब्दी में। इन्होंने राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी थी। क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रवाद की नई और व्यापक परिभाषा किसने दी थी? ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये, अंसर्ट रेनन। ठीक है, और जिसके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। राष्ट्र एक क्या है? बड़ी और व्यापक एकता है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछने का चांस है कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है, किसका कथन है? याद रखिएगा, अंसर्ट रेनन। ठीक है, तो अंसर्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया था? इसी रूप में परिभाषित किया था कि राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। साथ साथ इन्होंने राष्ट्रवाद की परिभाषा दी थी। ठीक है, वियना कांग्रेस 1815 द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। देखिए, वियना कांग्रेस ने किया था 1815 ईस्वी में। ठीक है, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना हुई। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव, वियना कांग्रेस द्वारा कौन से राजवंश की पुनर्स्थापना हुई? याद रखिएगा, बुर्बो राजवंश। कब हुआ था वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना? 1815 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, पुनर्स्थापना का मतलब समझ रहे हैं? मतलब दोबारा स्थापित हुआ था बुर्बो राजवंश। कब? 1815 ईस्वी में। किसके द्वारा? वियना कांग्रेस। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया? जो फ्रांस में जितने भी क्रांतिकारी दल थे, उन्होंने सामूहिक पहचान, मतलब अपने सामूहिक पहचान, जैसे हम लोग का सामूहिक पहचान क्या है? तिरंगा है, राष्ट्रगान है, हिंदी भाषा है। इससे क्या होता है? इससे एक पहचान बनता है, सामूहिक पहचान। ठीक है, तो उन्होंने सामूहिक पहचान बढ़ाने के लिए क्या किया? जो निम्नलिखित कार्य किए थे उन्होंने सामूहिक पहचान बढ़ाने के लिए क्या क्या किया था? हम यहाँ के नागरिक हैं। उन्होंने कहा, भाई हम यहाँ के नागरिक हैं, ये हमारी पितृभूमि है। फ्रांसीसी झंडा तैयार किया। साथ साथ उसने जो है फ्रांसीसी झंडा तैयार किया, फ्रांस का एक झंडा बनाया, निश्चित झंडा बनाया। अगला, राष्ट्रभाषा फ्रेंच को प्रोत्साहित किया। मतलब फ्रेंच को वहां जो है राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेजिनी कौन था भाई? मेजिनी कौन था? मेजिनी इटली में गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। मेजिनी कौन था? इटली में गुप्त दल जो था कार्बोनरी, उसका सदस्य था। वह सेनापति होने के साथ साथ गणतांत्रिक विचारों का समर्थक तथा साहित्यकार भी था। मेजिनी जो है, अगर देखा जाए, इटली में एक गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य के साथ साथ वो क्या थे? सेनापति भी था। ठीक है, सेनापति था, और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और साहित्यकार भी थे वो। इतना ही नहीं, इटली के एकीकरण में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिस कारण इसे इटली के एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजिनी को। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। ठीक है, और ये सब ऑब्जेक्टिव में हम लोग कवर किए थे कल के वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसे कमेंट डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा जा करके। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक? मेजिनी कौन था? अगला सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, अगला है, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? देखिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया एक बाधा थी, बस इतना ही भूमिका था, क्योंकि उसने ना सिर्फ इटली जर्मनी के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, बल्कि चल रहे एकीकरण के प्रयास को भी कुचल दिया। मतलब इटली और जर्मनी का जो एकीकरण चल रहा था, इसको रोकने में ज़्यादा बाधा जो है इन्होंने ही डाला था, ऑस्ट्रिया ने ही डाला था। ऑस्ट्रिया देश है, ठीक है, इन्होंने डाला था। और साथ साथ उस एकीकरण को जो चल रहा था, एकीकरण क्योंकि उसके क्षेत्र पर अधिकार ज़्यादातर किया था, अगर एकीकरण हो जाएगा तो भाई इसका अधिकार खत्म हो जाएगा। तो उस अधिकार को जर्मनी ने खत्म करने के लिए जो है ना, कुछ क्षेत्र पर जो इनका अधिकार था, मतलब उस एकीकरण को खत्म करने के लिए कि भाई ये एकीकरण, इसका प्रयास जो है सफल ना हो सके, उन्होंने उस एकीकरण को कुचल दिया, मतलब कि उसको खत्म करने का प्रयास किया। इसलिए इटली जर्मनी का एकीकरण पूर्ण के लिए ऑस्ट्रिया को पराजित करना पड़ा। मतलब इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव तभी होगा जब ऑस्ट्रिया को पराजित किया जाएगा। फाइनली ऐसा हुआ। ठीक है,
तो यहाँ से आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 11 हम लोग जो है 11 टोटल शॉर्ट क्वेश्चन कर चुके हैं। इंपॉर्टेंट सब ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगला देखिए और 2 क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है शॉर्ट में। गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। क्या क्वेश्चन है? गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीवाल्डी देखिए पेशे से नाविक थे, थोड़ा सा परिचय भी देख लेते हैं। गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे, साथ साथ एक महान योद्धा थे जो इटली के एकीकरण चाहता था। जो इटली का क्या चाहता था? एकीकरण चाहता था। उसने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके वहां की जनता का सहयोग पाया और दक्षिण के जीते हुए क्षेत्रों को विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया था। मतलब दक्षिण में जो इन्होंने क्षेत्र जीते थे ना, उसको उन्होंने जो है किसको सौंप दिया था? विक्टर एमेनुएल को। अपनी संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र के नाम कर साधारण किसान के जीवन व्यतीत करने लगे थे। मतलब समझ रहे हैं गैरीवाल्डी की ये जीवनी है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे और साथ साथ एक महान योद्धा थे। इटली का जो कि एक इटली का एकीकरण चाहता था, उसने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण करके वहां की जनता का सहयोग पाया था। मतलब इस इटली और सिसिली और नेपल्स जो था इसको जीत लिया था और वहां पर जो है इन्होंने शासन नहीं किया बल्कि दक्षिण के जीते हुए क्षेत्रों को विक्टर एमेनुएल को सौंप दिया, है ना। और अपनी संपूर्ण संपत्ति राष्ट्र के नाम कर साधारण किसान के जीवन व्यतीत करने लगे थे वो, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है ये साधारण किसान के भांति मतलब जीवन कौन व्यतीत करने लगे थे? याद रखिएगा गैरीवाल्डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? विलियम प्रथम कौन था? तो विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को वहां का प्रशा का राजा घोषित किया था, ठीक है। तो विलियम प्रथम के बगैर कैसे बिस्मार्क के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं था, यानी असंभव था। देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, परंतु विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को प्रशा का प्रधानमंत्री बनाया था। समझ रहे हैं ना, विलियम प्रथम ने ही बिस्मार्क को प्रशा का प्रधानमंत्री बनाया था। वे खुद एक महान राष्ट्रवादी था। कौन? विलियम प्रथम, जिसने राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण आसान हुआ। समझ रहे हैं? चलिए यहाँ तक हमने जो है शॉर्ट क्वेश्चन किया। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट सब है, कई बार पूछा गया ये सब क्वेश्चन, ठीक है। ये बहुत जल्द आपका आएगा वीडियो इसका। चलिए तो अब हम लोग जो है यानी टोटल जितना भी शॉर्ट क्वेश्चन था 13 क्वेश्चन बस आपका टोटली निकलता है इस चैप्टर से। तो यहाँ से आप एक इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।